हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ना है हम लोगों को आगे। काफी सेशंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पर्याप्त मटेरियल अवेलेबल है। आप सीसेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक बार अगर देख लेंगे जाते जाते भी, तो भी आपको थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डेली दो एक दो क्लास में लेकर आ ही रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट जो है बनी हुई, जब भी आप लास्ट में पेपर देने जाएंगे, अपना पेपर जब आपका होगा उस टाइम अगर आप पेपर देने जाते हो तो उस टाइम एक बार देख गए, एक दो दिन पहले से देख लिया। ठीक है, टाइम निकाल निकाल के 20-20 30-30 मिनट के से वीडियोस हैं, 30-30 मिनट के हैं, ज्यादा लंबे नहीं है, तो आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, इनको देखने से आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो देखो मिलेगा, ये बात फैक्ट है। आपको काफी फायदा मिलेगा उसको देखने से, है ना। चलो बढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा पैराग्राफ है, इससे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ढंग से पढ़ते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स करते हैं। क्या क्या कह रहा है ये हमसे। ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप ऐतिहासिक रूप से कृषि, विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती रही है। ठीक है, वैयक्तिक देशों के स्तर पर मांग पूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्थाओं के लिए निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है। बंद अर्थव्यवस्था नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, विशेषकर यदि वह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है और उसकी घरेलू कृषि स्थायी आधार पर पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यह उस मुक्त और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके पास विदेशों से खाद्य क्रय करने हेतु पर्याप्त विनिमय अधिशेष है, उतनी बड़ी और ना ही सदैव रहने वाली बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख तथा भूखमरी से बचाव हेतु सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। ठीक है, तथापि पर्याप्त पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि खाद्य स्वतः अधिशेष वाले देशों से उन अभावग्रस्त देशों की ओर जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है चला जाएगा। ठीक है, अतः विश्व स्तर पर भूख भुखमरी, न्यून पोषण कुपोषण आदि का असमान वितरण खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है, जो वृहद रूप से अविकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। जहां तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का भरपेट भोजन का प्राथमिक महत्व है, उसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिलता रहा है, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य पूर्तियों की अबाधित श्रृंखला निर्मित करने की क्षमताओं में कमी आई है। खाद्य उत्पादन, विपणन और कीमतें, विशेषकर विकासशील विश्व में गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। वैसे खाद्य से रिलेटेड या भूख भुखमरी से रिलेटेड अब तो खैर प्रॉब्लम चरम पे पहुंच गई। जिस टाइम में कोरोना वायरस पेंडेमिक हमारे सामने महामारी बन के आया, तो भुखमरी की समस्या आप लोगों को पता है कितनी बढ़ गई। खैर हर जगह आपको देखने को मिल सकती थी, पर कोशिश करी गई कि इससे ओवरकम किया जाए, उतने स्तर पे ना परेशानी उठानी पड़े। लेकिन ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह बात कर रहा है, ये अभी पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा। दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। वहां पे विकास, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में जो अंतर बनता है, उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, खाद्य व्यवस्था में किस तरीके से हम जो है सिस्टमेटिक एक सिस्टम अपना सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात की है पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना हिसाब किताब बनाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत हल हैं। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना। देखो भाई, अभी पढ़ा है तुमने पैराग्राफ, इतना तो नहीं है, मुझे पता है पैराग्राफ थोड़ा लंबा जरूर है, पर मेरे पास जगह थोड़ा सा इस तरीके से थी कि हमको ना ऐसे अगर मैं वो पैराग्राफ भी रख दूंगा और क्वेश्चन भी रख दूंगा ना, तो फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो पैराग्राफ या तो एक जगह लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है, और फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भाई बेयर करना आप लोग। दूसरा क्या कह रहे हैं, गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना एक सही विकल्प था, सही बात हुई है इसके ऊपर। दूसरा,
विपणन की दशाओं का नियमन करना, बिल्कुल लास्ट लाइन की बात कर रहा है ये। हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहां से कह दिया मैंने, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट जो पैराग्राफ था, लास्ट पैराग्राफ में इसी के बारे में चर्चा की गई है। लास्ट पैराग्राफ जो है देख लो एक बार, है ना। खाद्य उत्पादन, विपणन, कीमतें, विशेषकर विकासशील देशों में गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और ये सब आवश्यक है। समझ गए ना। इसलिए कहता हूं कि अगर हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये शार्प होना चाहिए थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ पढ़ने का तरीका, है ना। तो इस वजह से मैंने आंसर तुरंत मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, आंसर मार्क तो कर दिए, लेकिन आप लोगों के सामने पैराग्राफ भी होगा, है ना। अभी तो हमारे सामने पैराग्राफ भी नहीं है, तब भी हमने मार्क कर दिया, सही किए। पैराग्राफ होता है तो और आसानी रहेगी, आप लोग देख सकते हो, इजीली यू कैन मार्क योर आंसर। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है ये पैराग्राफ जितना आप लग रहा था। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भाई, विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार, ये ऐसी बात तो हुई नहीं है। अल्प विकसित देशों में भुखमरी का उन्मूलन करना, ये भी नहीं है। खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के बीच संतुलन, नहीं। खाद्य की मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई में बैलेंस करना, यही तो बात हो रही थी। कैसे करोगे इस बैलेंस को? कैसे भुखमरी को मिटाया जाएगा? जितनी मांग है किस तरह की सप्लाई करी जाएगी? ठीक है, मिल गया इजीली। यू कैन इजीली टेक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ, वहां से तुमको मिलता रहेगा आराम से, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है? उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूख और भुखमरी घटाने में निम्नलिखित में से किससे किनसे सहायता मिलती है? किससे और किनसे सहायता मिलती है? चलो देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है ये, समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है ये, खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। दूसरा देखो, खाद्य आयात में वृद्धि करना। खाद्य आयात में वृद्धि करना, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं था। ठीक है। निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, बिल्कुल था। खाद्य उपयोग प्रतिमानों प्रयासों में बदलाव करना, ऐसा भी नहीं। तो एक और तीन कहां दिख रहे? देखो, मिल गया था एक, तीन मिल गया था और एक मिल गया था, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी बनता अपना। ऑप्शन सी सही होता हमारा, समझ रहे हो। ऑप्शन सी सही हो जाता। तो इजी सा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी हम लोगों को, है ना। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई ये हमसे? ये भी उसी का ही पैराग्राफ का ही है पार्ट, है ना। ये भी उसी पैराग्राफ का पार्ट है, तो इसको भी कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। विश्वव्यापी खाद्य पूर्ति के मुद्दे को मुख्यतः किसके और किनके कारण महत्व प्राप्त हुआ है? विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि, खाद्य उत्पादन के क्षेत्रों में तीव्र गिरावट, सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन। देखो, केवल और केवल एक बात समझ में आ रही है, ऐसी एज इट इज लाइन लिखी हुई थी, ऐसी एज इट इज लाइन लिखी हुई थी, फिर भी पहली चीज को समझने की कोशिश करो। विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि, ऐसी कोई दिक्कत बताई नहीं है ना पैराग्राफ में। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने तो क्लोज और ओपन इकोनॉमी के बारे में सापेक्ष में रख के और बातें की है अपनी सारी की सारी, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इन सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। नहीं तो फिर हमें इन पर टाइम लगेगा, बार बार हम देखेंगे पैराग्राफ को, बार बार हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार में पढ़ लो, ठीक ढंग से पढ़ लो, इन्फ्लुएंसेस निकल आते हैं अपने आप, क्योंकि पैराग्राफ उस तरीके से दिया गया होता है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ए पर्सन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय फॉर ईच पेमेंट, yet he gets a profit of 10%. What is the cost price of toy whose face value होता है मार्केट प्राइस 770 रुपए, चिन्हित अंकित मूल्य जो है 770 रुपए है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो यार आप लोग, जिन लोगों का मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझना भाई। जिस कीमत पर हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। जिस पे हम खरीदते हैं कोई चीज, जिस पर हम कोई चीज बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है। तीसरी चीज, मैं एक दुकानदार के पास गया, बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा आप लोगों को डिटेल में। मैं एक दुकानदार के पास गया, मुझे एक शर्ट पसंद आई, एक शर्ट का डब्बा है, मुझे शर्ट पसंद आई। शर्ट पर प्राइस लिख रहा है 400 रुपए। ठीक है, शर्ट पे कितना प्राइस लिख रहा है? 400 रुपए। मैंने कहा भैया महंगी लग रही है शर्ट, तो मैं नहीं खरीद रहा।
तो उसने कहा अरे भैया ऐसे क्यों जा रहे हो, लो आपके लिए मैंने एक काम कर दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट, 100 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ आप लोगों, आपको 100 रुपए की छूट देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 300 रुपए की शर्ट मैंने खरीद ली। ठीक है, 300 रुपए की शर्ट मैंने खरीद ली। लेकिन ये दुकानदार बहुत चालाक था। इस दुकानदार ने क्या कर रखा था, दुकानदार ने ऑलरेडी शर्ट आई थी 200 रुपए की, खरीदी थी उसने, उस पे ऑलरेडी 200 रुपए बढ़ा के रख रखे थे। समझ में आई बात? 200 रुपए की शर्ट पे कितने रुपए लिख रखे थे? 400। 400 पे दिया डिस्काउंट, तो मैं 300 खरीद के ले आया। तो उसने 200 रुपए की खरीदी, तो ये हुआ उसका क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। 300 रुपए की बेची, तो ये हुआ विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। और ये जो प्राइस पड़ रहा है इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य था भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या फेस वैल्यू। मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। तो 400 रुपए अंकित मूल्य पड़ा हुआ था, 100 का डिस्काउंट दिया तो 300 में खरीद ली। तो मैंने खरीद ली, उसने बेच दी। 300 रुपए में बेची तो कितने का विक्रय मूल्य बना? 300 रुपए। खरीदी थी उसने 200 रुपए में, तो उसका 200 रुपए क्या बना? क्रय मूल्य। अब ध्यान से मेरी बात समझना, प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे होगी भाई? 200 की चीज 300 में चली गई फाइनली। कितने रुपए का फायदा ले लिया भाई साहब ने? 100 रुपए का फायदा लिया कि नहीं लिया फाइनली? एक्चुअल में तो वो 200 रुपए की थी, एक्चुअल में तो वो 200 रुपए की थी, उसको कितने रुपए में बेचा? 300 रुपए में बेच दिया। यानी कि एक्चुअल फायदा कितना हो गया? 100 रुपए का फायदा हो गया ना। तो ये जो 100 रुपए का फायदा हुआ है, ये मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा? क्रय मूल्य पे, है ना, 200 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे फाइनली कितने मिल जाएंगे? 50% का बेनिफिट मिल जाएगा। ये बात थोड़ी सी समझाने की मैंने आप लोगों को कोशिश की है, जिस तरह का ये क्वेश्चन हमारे सामने अचानक से प्रकट हो गया। तो 50% हमें क्या हो गया? फायदा हुआ। 200 की शर्ट 300 में चली गई, तो 200 पे 100 का फायदा, यानी कि 50%। लेकिन भाई किस किस रूट से, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कह रहा है आप लोगों से कि भाई 770 रुपए मार्क प्राइस है, तो 770 रुपए हमारा अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, इस पर भी मुझे छूट देनी है। डिस्काउंट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो तुम? 10% का। तो यहां से अगर मैं 10% कम करूंगा, डिस्काउंट दूंगा, तो देखो 770 रुपए हमारे पास है। 770 रुपए हमारे पास है, इसका 10% अगर मैं निकालू तो 77 रुपए मिल जाएंगे मुझे। कितने रुपए मिल गए भाई मुझे? 77 रुपए। कितने रुपए मिल गए मुझे? 77 रुपए। तो डिस्काउंट 10% का जो है वो कितने रुपए का डिस्काउंट? एक्चुअल में 77 रुपए का। तो 770 में से 77 गए थे, यहाँ पे मेरे पास बच गए 693 रुपए। अब 693 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। 693 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? यही तो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ होगा, यहाँ पे रहा होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कुछ पैसा बढ़ा के ये सीपी रहा होगा हमारा, यहाँ मार्क प्राइस बना हमारा। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे 10% का फायदा हो रहा है यहाँ पे। कितने का फायदा हो रहा है मुझे यहाँ पे? 10% का फायदा हो रहा है मुझे यहाँ पे। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज बाकी है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड का मैक्सिमम है नहीं क्वेश्चन में कुछ दम। समझ रहे हो? बस मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में ये सारी चीजें आ जाए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और ये कोशिश मैंने ये की है कि आप समझ जाए एक एक चीज को, है ना। देखो भाई, 10% का फायदा हो रहा है इस पर, सीपी पर। तो सीपी हमेशा होता है हमारा 100%। अब तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 100 पे मुझे कितना फायदा हो रहा है? 10 का। ठीक है, तो 110% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 693। ठीक है, 110% की वैल्यू दे रखी है 693। यहां देखो ध्यान से, है ना। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% निकाल लो। 693 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो कैंसिल कर देना, 11 से 11 छिक्के 66, 11 तिया 33। कितने रुपए आ जाएंगे भाई? 630 रुपए। यानी कि एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है? 630 रुपए की है वो। ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए मुझे बताना है। अगर आपके पेपर में नहीं आया होता तो मैं इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं उठाता, लेकिन आपके पेपर में आया है तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी सेट में ये पूछा गया है आपके। ठीक है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है, उस पर 10% का प्रॉफिट है मुझे। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट लॉस सीपी पे। जब मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज कितने की हो गई? 110 की हो गई। और 10% के प्रॉफिट के बाद कितने की बिक रही है? 693 रुपए की। 693 रुपए 110% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 630 रुपए। उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आई होंगी, है ना।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। चलो भाई, ये क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो एक बार, पढ़ लेना, पढ़ने लायक ही बस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या कह रहा है, एक किसी दौड़ में एक प्रतिभागी को 6 सेब एकत्रित करने हैं, 6 सेब पकड़ने हैं उसको, है ना। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं। ट्रैक के प्रारंभ में एक बाल्टी रखी है, जो कि दौड़ का प्रारंभिक बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है और उसे लेकर वापस दौड़कर उसे बाल्टी में डाल सकता है। बाल्टी से पहले सेब की दूसरी दूरी जो है, पहले सेब की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। पहला सेब 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर है। बाकी सेब कितनी दूरी पर है, 3-3 मीटर की दूरी पर है। यदि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अब देखो टोटल डिस्टेंस रन कर रहा है तो कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, ये बात समझ लो पहले आप। यहां मैंने बाल्टी रख दी, ठीक है, पहला सेब रखा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा सेब यहां मान लो, तीसरा सेब यहां पे मान लो, चौथा, पांचवा और छठवां, समझ गए भाई। 6 सेब इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। पहले दो के बीच में दूरी जो दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 5-5 मीटर की। बाकी सबके बीच की जो डिफरेंस है वो 3-3 मीटर का है, यहाँ भी 3 मीटर का है, यहाँ भी 3 मीटर का है, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा में रखे हुए हैं, तो उसको कलेक्ट करने, सारे के सारे सेब कलेक्ट करने। तो पहले तो आप ये देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बन गई, 5, 3 पंजे 15 और 5 20 मीटर की दूरी है, ये टोटल टोटल दूरी कितनी है, 20 मीटर की बन गई। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आप समझो बस ध्यान से एक बार, है ना, मुश्किल नहीं है, लॉजिकल है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, समझ लेना बस थोड़ा सा। देखो पहली बार जाएगा ये 5 मीटर, यहां जाएगा 5 मीटर पे ये सेब उठाएगा और ला के इस बाल्टी में डाल देगा, ठीक है। 5 गया 5 आया लौट के, तो कितने मीटर चल चुका, 10 मीटर चल गया। प्लस दूसरे सेब को उठाने जब ये जाएगा तो 8 मीटर जाएगा, 5 और 3 8, 8 मीटर लौटेगा, तो 16 मीटर चल जाएगा। प्लस इस तीसरे सेब को उठाने जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 मीटर, 11 दूनी 22 मीटर चल जाएगा। प्लस चौथे सेब को उठाने जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, 14 दूनी 28 मीटर चल जाएगा। प्लस अगले सेब को उठाने जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3 चौके 12 5 17, 17 दूनी 34 मीटर चल जाएगा। अगली बार जाएगा कितना हो जाएगा, ये 20 दूनी 40। ऐड कर लो सबको, इतना चलेगा ये, आई बात समझ में, बस इतना पूछ रहा है आपसे, कितना रन करना पड़ेगा उसको, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था अपना। ऐड कर दो सबको, कितना आ जाएगा भाई, 20 28 और 22 50 होते हैं, और 10 60 होते हैं, 70 76, 76 और 4 कितने हो जाएंगे, 80 और 30 110, 110 और 40 कितने हो जाएंगे भाई, 150 मीटर। तो 150 मीटर उसको क्या चलना पड़ेगा टोटल, कितना चलना पड़ जाएगा, 150 मीटर चलना पड़ जाएगा। आगे बात समझ में, यही है बस, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझ लो बस, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। ए परचेज ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटीज, हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी ग्राहक द्वारा किसी विशेष उत्पाद की 19,000 मात्राओं का क्रय आदेश दिया गया है, 19,000 चीजें खरीदनी है, मतलब कोई भी चीज 19,000 खरीदनी है हमको, ठीक है। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा का उत्पादन करती है, डेली 1,000 का उत्पादन होता है, 19,000 उत्पादन करना है, लेकिन 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त है, 5% यानी खराब हो जाता है। तो डेली अगर तुम 1,000 का उत्पादन कर, देखो टोटल कितना हमको उत्पादन करना है, ये ध्यान से समझ लेना, बस 19,000 हमको टोटल उत्पादन करना है, ठीक है। डेली हम करते हैं 1,000 उत्पादन, लेकिन इसका 5% हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो 5% निकाल दो, इसमें से कितना निकालोगे, 50 निकाल दो, खराब हो जाता है 50। 1,000 में से कितना निकाल दोगे, 50 निकाल दो, यानी कि डेली जो उपयुक्त बनती है, जो देने लायक बनती है क्वांटिटी, वो कितनी बन जाती है, 950। यानी कि 950 जो है हम दे सकते हैं डेली। तो 950 अगर एक दिन में दोगे तो 19,000 कितने दिन में दे दोगे, यही क्वेश्चन है सिंपल सा।
तो बस डिवाइड कर दो इसको। अगर 19,000 को मैं 950 से डिवाइड कर दूं तो आप इजीली कैंसिल कर सकते हो। 19 पंजे 95 और 100/5 कितना होता है भाई? 20 होता है ना। 20 दिन का काम है ना। इजी क्वेश्चन। तो हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं आएंगे आंखों के सामने, इजी भी आएंगे। समझ रहे हो बात को? हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, इजी भी आएंगे। आने दो, इजी भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। भाई वाह, या तो हमें पिकनिक पे जाना है या दुर्गम यात्रा पे जाना है। अब ये पढ़ो, ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो इस दावे को झुठलाता है? इनमें से अगर कौन सा सत्य है जो इस दावे को झुठला देगा? है ना, बात ऐसी है। तो हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पे नहीं जाते। पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी गतिविधियों का स्वास्थ्य पर अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन किया जाता है। देखो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते ना। ना तो हम पिकनिक पर जाते हैं ना दुर्गम यात्रा पर जाते, यही हो सकता है बस भाई। समझ गए बात को? जो झुठला देगा कि ना तो हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पे। यदि ये सत्य, कौन सा अगर सत्य है तो इस दावे को झुठला देगा कि हम ना तो पिकनिक पर जाएंगे ना दुर्गम यात्रा पे जाएंगे। तो ना तो हम पिकनिक पे गए ना हम दुर्गम यात्रा पे गए, हम कहीं नहीं गए, झुठला दिया हमने। इतना सिंपल है। समझना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा, है ना, कहाँ पे क्या बातें की गई हैं, वो थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। ठीक है भाई, चलो और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड ग्रिड बना रही है ना। सभी सड़कें एक दूसरे के समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वह दो सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। आगे कौन सा मार्ग उसे उसके प्रारंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले? तो भाई कुछ चीजें तो समझ लो आज दोबारा से फिर। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, है ना। देखो ये साउथ है, ये साउथ है, दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण कैसे? ऐसे सीधा। और पूरा पश्चिम की ओर, तो सीधी सीधी ग्रिड बन रही है, सीधी सीधी ग्रिड है, मतलब ऐसे सीधे लाइन 1-1 किलोमीटर के डिफरेंस पर है। तो एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। ठीक है, ऐसे लाइन बनी हुई है यहाँ पे। पहले कहाँ चलता है वो? 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 3 किलोमीटर उत्तर चलवा दो भाई साहब को। 3 किलोमीटर यहाँ चल गया, उत्तर की ओर चला पहले 3 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर की तरफ चल गया 3 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम है इधर की साइड, तो यहां से पश्चिम चलेगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पश्चिम चल गया और 4 किलोमीटर दक्षिण चलेगा। तो ये लाइन यहां से लगती हो जाएगी, यहां पहुंचेगा कहीं 4 किलोमीटर दक्षिण, यहां पहुंच चुका है अभी। ठीक है, आगे कौन सा मार्ग उसे आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले? तो आरंभिक स्थान पर लाने के लिए ये मार्ग दिख रहा है ना इसको, ये दिख रहा है भाई। अब इसका मुंह इधर है, ध्यान देना। यहां से किधर चलेगा? ये पूर्व की तरफ चलेगा और फिर 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलेगा। 3 किलोमीटर तो पूर्व की तरफ चलेगा, समझ गए ना। देखो ध्यान से, पहले यहाँ चलेगा और फिर यहाँ जाएगा। तो पहले पहुंचेगा ईस्ट साइड को चलेगा, फिर अपने फिर नॉर्थ साइड को जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। 3 किलोमीटर पूर्व में चलेगा, फिर 1 किलोमीटर उत्तर चलेगा, तो अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा वापस। 3 किलोमीटर पहले वहां चलेगा, पूर्व की तरफ चलेगा, 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलेगा, तो अपने प्रारंभिक स्थान पर ये वापस पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं है, इजी है। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।